नमस्कार सभी को। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन के लिए जो भर्ती निकली है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। जैसे आरटीई 2009 हमारी सामान्य शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से जो है हमारे दिव्यांगजन है उनके लिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 राइट्स ऑफ पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 जो 2019 के अंदर संपूर्ण भारत में लागू हुआ, इसके बारे में एक विस्तृत हम देखते हैं। वैसे तो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है ये, इस डॉक्यूमेंट को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा आपको जो है हमारा ऐप है उस ऐप के माध्यम से भी और अपना यूट्यूब चैनल है इसके माध्यम से आपको पूरा करवाया जाएगा। एक एनालिसिस हम देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर क्या किस प्रकार की चीज़ों को लिया गया था, क्योंकि ये पूरा एक्ट तो जो है वो ये पूरा इस प्रकार से पूरा लगभग 35 जो है पेज का है। एक एक धाराएं, सारी धाराएं इसमें बताई जाएगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हो सकता है आपके 3, 4, 5 क्वेश्चन भी आपको इसमें से मिल जाए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप पर और साथ ही साथ गुरु एजुकेशन वाला जो हमारा यूट्यूब का जो चैनल है इसके ऊपर भी आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ से समय समय पर मिलती रहेगी। दोनों ही आप देखते रहें। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता विशेष शिक्षा के लिए राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, पहला तो यही आ सकता है आरपीडब्ल्यूडी के फुल फॉर्म। दूसरा कब आया, 2016 में। लागू कब हुआ, 2017 में। विस्तृत तरीके से हम आगे सारा बताएंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का एक विस्तृत और प्रमाणिक हमने यहाँ छोटा सा एनालिसिस किया है क्योंकि इसमें से सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है गुरु एजुकेशन वाला, और ये किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ करनी हो, बातचीत करनी हो तो ये मेरे नंबर है। यहाँ पे आप ऐप के बारे में और जो हमारा ये जो है यूट्यूब चैनल है इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास क्या था, ये कह रहा है कि इसने पुराने कानून का प्रतिस्थापन किया। तो पुराना कानून था क्या? आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में पूर्ववर्ती दिव्यांगजन समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 को प्रतिस्थापित किया। ये अच्छा क्वेश्चन है कि जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आ गया तो इससे पहले वाले कौन से को रिप्लेस किया, कौन से वाले को प्रतिस्थापित किया? दिव्यांगजन समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 को। पुराने कानून में विधिक और व्यवहारिक विसंगतियां थी जिन्हें सुधारा गया है 2016 के अंदर। ठीक है, कुछ न कुछ अमेंडमेंट होते रहने चाहिए, श्रेणियां चेंज होती रहनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का प्रभाव वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% मान के चलना कि ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये सेम इसका जो हमारा एक्ट है, इस एक्ट के ऊपर भी शुरुआत में इसी प्रकार से लिखा हुआ है। भारत ने 2007 में संयुक्त राष्ट्र के UNCPRD दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि की थी। इसी अंतर्राष्ट्रीय संधि के दायित्वों को पूरा करने हेतु संसद ने इसे पारित किया है। इसका मतलब ये हो गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसंबर 2006 को, वैसे 13 दिसंबर 2006 को ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसंबर 2006, ध्यान रखना डेट लिखवाऊंगा आगे पूरा जब आएगा तब मैं बताऊंगा पूरा। 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में इसकी सहमति दे दी थी और भारत भी उसमें हस्ताक्षर करता था। तो अब भारत को भी इसको लागू करना था, इसलिए बाद में भारत की संसद ने इसको जो है वो लागू किया और 27 दिसंबर 2016 को इस अधिनियम को पारित किया जिसका नाम था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। किस लिए आया था? ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा उसके द्वारा जो अंगीकृत किया गया था 2006 में। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के UNCPRD की पुष्टि कर दी थी 2007 में, और ये संधि पर जब भारत ने हस्ताक्षर कर दिया तब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इसे संसद में भी पारित करवाए। और ये कानून, ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, ये भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा या भारत की संसद के द्वारा? भारत की संसद के द्वारा ये एक्ट बनाया गया है। 100% एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और जब भारत की संसद ने जब इसको बनाया है तो भारत की संसद ने इस अधिनियम में विभिन्न प्रकार की धाराएं और नाम और ये सारे रखते हुए इसको 67वें वर्ष में इसको जो है कानून के रूप में दर्जा देने का कार्य किया है। दिव्यांगता श्रेणियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है? शारीरिक असक्षमता, लोकोमोटर अक्षमता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बोनापन, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति और एसिड अटैक पीड़ित इसमें शामिल किए गए हैं। देखिए कौन कौन इसमें शामिल किए गए हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन है। लोकोमोटर अक्षमता इसमें है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसमें है, बोनापन है, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति है और एसिड अटैक पीड़ित व्यक्ति, एसिड अटैक को भी इसमें शामिल किया है।
संवेदी दिव्यांगता, इसके तहत पूर्ण दृष्टिहीनता ब्लाइंडनेस, कम दृष्टि लो विजन, बधिरता डीफ और ऊंचा सुनने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा दी गई है। संवेदी दिव्यांगता में भी शारीरिक में तो इनको लिया है और संवेदी में इन लोगों को भी लिया है, और बौद्धिक दिव्यांगता में स्वलीनता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, डिस्लेक्सिया तथा बौद्धिक रूप से कमजोर बच्चों को भी यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे डिस्लेक्सिया को भी यहाँ पे जो एक बड़ी बीमारी के रूप में आपने तारे जमीन और इस प्रकार की पिक्चर देखी, उन बच्चों को भी इसमें लेने का कार्य किया गया है। दिव्यांगता श्रेणियों का वर्गीकरण नंबर 2 में देखिए, न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस रोग जैसी जटिल तंत्रिका संबंधी बीमारियों को भी, यानी यहां पे तंत्रिका तंत्र की जो बीमारियां हैं उनको भी लिया है, और वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस ये तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियां हैं, लिया गया है। बहुदिव्यांगता, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, एक से अधिक अक्षमताओं से ग्रसित व्यक्तियों जैसे मूक बधिरता को भी यहां पे चिन्हित किया गया है, यानी एक से ज्यादा अगर कोई डिसेबिलिटीज है। रक्त विकार, ब्लड के जो डिसऑर्डर्स है जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकिल सेल रोग को विशेष श्रेणी में रखा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ध्यान रखना, रक्त विकार ब्लड डिसऑर्डर के अंदर थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकिल सेल रोग को विशेष श्रेणी में रखने का काम इस कानून के द्वारा किया गया है। मानसिक अस्वस्थता, मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित गंभीर मानसिक बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी सुरक्षा प्रदान यहां पे की है। ये इस प्रकार से हमारा परीक्षा उन्मुखी प्रमाणिक जानकारी आपको हमारे यहाँ से मिलेगी। जो विशेष शिक्षा है, शैक्षिक प्रबंधन है, शैक्षिक परिदृश्य है और आरपीएससी के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं, हम विशेष तौर से आप पे ध्यान देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष शिक्षा क्या कहती है, बहुत ध्यान से देखना। लगभग 1-1.5-2 घंटे की क्लास होगी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारे इन दिव्यांगजनों के लिए क्या कहा गया, विशेष शिक्षकों के लिए क्या कहा गया, विशेष इन बच्चों की जो है जो क्यूरिकुलम जो पेडागोजी है उसके लिए क्या कहा गया है। एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या कहता है, आरटीई 2009 क्या कहता है। जहां जहां पे आरटीई 2009 में इन ऐसे बच्चों के लिए जो प्रावधान किए गए वो सारे के सारे आपको प्रावधान मिलेंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई नोट्स और कुछ बनाने की जरूरत नहीं, आपको सारे के सारे हमारे ऐप डॉक्टर एमआर भादु एजुटेक ऐप पे भी ये सारी जानकारी मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे और आपको यूट्यूब के अंदर से तो आपको सुनने को अंदर पूरा मिलेगा ही। आरटी एक्ट 2009, राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य, विशेष जो कानून है उनके बारे में, और हमारे जितने भी जो इससे संबंधित पेडागोजी है, जो टीएलएम है, जो आईसीटी है, ये सारी की सारी चीज आपको एक संपूर्ण 150 जो प्रश्नों का जो पैकेज है वो, प्लस आपका ऊपर जो एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला जो पैकेज है, ये दोनों पैकेज आपको हमारे ऐप के ऊपर उपलब्ध होंगे। निःशुल्क एवं समावेशी शिक्षा के क्या प्रावधान है। 6 से 18 वर्ष आयु सीमा, कितना शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। इसके अंदर जो आयु की सीमा है वो 6 से 18 वर्ष आयु सीमा। प्रत्येक बेंचमार्क दिव्यांग बच्चे को पड़ोस के विद्यालय या विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आरटी 2009 कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को पड़ोस के किसी भी विद्यालय में शिक्षा पूरी करने का अधिकार है, लेकिन ये हमारा जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है ये 6 से 18 वर्ष। इसका मतलब यहाँ पे हमारे जो दिव्यांग और विकलांग बच्चे हैं उनके लिए जो है वो 4 साल और एक्स्ट्रा दी गई है, 6 से 18 वर्ष है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ सकता है। उच्च शिक्षा में आरक्षण, सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग छात्रों के लिए न्यूनतम 5% सीटें आरक्षित होगी। इसका मतलब अब उच्च शिक्षा जो भी होगी उन उच्च शिक्षण संस्थानों में न्यूनतम 5% सीटें होगी, वो इन दिव्यांग जो बालक होंगे उनके लिए आरक्षित होगी। और ये ध्यान रखना 5% न्यूनतम है, ये 5%। प्रवेश आयु में छूट, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेते समय ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की विशेष छूट इन बच्चों को प्रदान की जाएगी। इस प्रकार के बच्चों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण, और साथ ही साथ जब ये उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेंगे तो ऊपरी सीमा में 5 साल की छूट भी इन बच्चों को विशेष तौर से दी जाएगी। और स्कूली शिक्षा इनकी 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए इनके लिए अधिकार होगा। आरक्षण नीतियों में ऐतिहासिक विकास क्या किया गया, नौकरी का आरक्षण। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में कहा गया था कि 3% आरक्षण होगा। नौकरी में आरक्षण जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 कहता है कि 4% आरक्षण होगा, और उच्च शिक्षा में सीट आरक्षण इसमें 5% है। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है कि यदि किसी बच्चे को नौकरी लगना है तो नौकरियों में जो आरक्षण होगा वो 4% आरक्षण इन बच्चों के लिए मिलेगा।
और उच्च शिक्षा में इनको जो सीटें जो होगी वो 5% होगी। तो उल्टा नहीं करना है, पहले ये 3 था, बढ़ाकर के इसको नौकरी वाले में 3 की बजाय 4 किया गया, और उच्च शिक्षा में सीटें न्यूनतम 5% की गई है। ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, 4 और 5। बेंचमार्क दिव्यांगता की परिभाषा है 40% न्यूनतम प्रमाणित सीमा। 100%, कितना शानदार क्वेश्चन है कि 40% न्यूनतम प्रमाणित सीमा इसमें होनी चाहिए। इस अधिनियम के तहत मिलने वाले विशेष सरकारी लाभ जैसे आरक्षण, भत्ते और निःशुल्क शिक्षा केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलते हैं जो बेंचमार्क दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। तो ये बेंचमार्क दिव्यांगता है न्यूनतम 40% की सीमा, इसीलिए उनके सर्टिफिकेट बन सकते हैं। यदि न्यूनतम 40% बेंचमार्क की उनकी दिव्यांगता है तो आरक्षण भी ले सकते हैं, भत्ते भी ले सकते हैं और उनको निःशुल्क शिक्षा भी मिलेगी। इसके लिए किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा व्यक्ति में निर्दिष्ट दिव्यांगता का न्यूनतम 40% स्तर विधिवत रूप से प्रमाणित होना अनिवार्य है। एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा, वो बोर्ड कहेगा कि इस व्यक्ति में, कोई अकेला व्यक्ति नहीं है, बोर्ड होगा, बोर्ड कहेगा कि इस प्रकार से न्यूनतम 40% बेंचमार्किंग इनकी दिव्यांगता की है। समान विधिक क्षमता एवं अभिभावकता, कानूनी क्षमता और समानता। दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय संपत्तियों के स्वामित्व और प्रबंधन के साथ साथ कानूनी मामलों में पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार और निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है कि यहां कानून के रूप में हो या वित्तीय के रूप में हो, एक पुरुष और महिला जो बिल्कुल सक्षम होते हैं उन्हीं के रूप में इनको भी उसी समान रूप से माना गया है। सीमित अभिभावकता, गार्जियनशिप। यदि कोई गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में अक्षम है तो जिला न्यायालय उसके हितों की रक्षा के लिए एक सीमित अभिभावक नियुक्त कर सकता है जो संयुक्त सहमति से निर्णय लेगा। देखिए एक नई बात आई है, सीमित अभिभावक। मान लीजिए कोई बहुत ही दिव्यांग विकलांग आदमी है, वो इस प्रकार से गंभीर रूप से है, वो कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, तो कोर्ट उसके लिए एक सीमित अभिभावक नियुक्त करेगा और वो सीमित अभिभावक अकेला नहीं, संयुक्त रूप से निर्णय लेने में सहभागी होगा। ऐसा है एक सीमित अभिभावकता, नया कंसेप्ट है यहाँ पे, इसको भी अपन पूरा देखेंगे आगे। कड़े दंडात्मक प्रावधान और विशेष कोर्ट, अधिकारों का विधिक संरक्षण। दिव्यांगजनों का सार्वजनिक रूप से अपमान करने, उन्हें डराने धमकाने या फर्जी दस्तावेज दिखाकर आरक्षण का अनुचित लाभ उठाने पर कड़ी सजा और कारावास का प्रावधान किया गया। देखिए दिव्यांगजनों का सार्वजनिक रूप से किसी ने अपमान किया, उन्हें डराया धमकाया या फर्जी दस्तावेज दिखाकर आरक्षण का अनुचित लाभ उठाने पर अगर किसी लाभ उठाया तो उसे कड़ी सजा और कारावास का है ये उसमें दिया जाएगा। विशेष न्यायालय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट को विशेष न्यायालय के रूप में मनोनीत किया गया है। विशेष न्यायालय क्या है? मामलों के त्वरित निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में, हर जिले में एक जो है वो सेशन कोर्ट होगा। वो इस प्रकार से हर जिले के सेशन कोर्ट में इस प्रकार के बच्चों के लिए जो विशेष जो है बातचीत है होगी, कोई अधिकार है, कोई वाद है, उनको सुना जाएगा, जिले में होगा। प्रशासनिक शिकायत निवारण तंत्र क्या होगा? ये देखिए कितना शानदार यहां पे बताया है कि मुख्य आयुक्त जो केंद्रीय समन्वयक होगा वो 40% के रूप में, राज्य आयुक्त राज्य स्तरीय क्रियान्वयन 30% के रूप में, राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड 20% के रूप में और जिला स्तरीय समितियां स्थानीय स्तर 10% के रूप में। इस प्रकार से ये प्रशासनिक शिकायत निवारण तंत्र अपने इतने प्रतिशत जो है इनका शिकायतों का निवारण करने का कार्य करेगा। ये 100% इस प्रकार से हो जाता है। तो सबसे ज्यादा है मुख्य आयुक्त के पास जो 40% है, दूसरा 30% राज्य आयुक्त के पास है जो राजस्थान राज्य स्तर पे होगा, तो 30% के आसपास तक के जो है इस प्रकार से सुनने का कार्य करेगा। और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड भी इसमें बनाने होंगे। ये अपना पूरा पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो ये सलाहकार जो बोर्ड होंगे उनके पास भी इस प्रकार की कुछ शक्तियां होगी। तो ये इस प्रकार से हमारे जो सेशन है वो चलेंगे। आप इसी प्रकार से गुरु एजुकेशन वाला हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको आप इस प्रकार से देखते रहें। और हमारा डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप हमारा ऐप है जिसके माध्यम से ये पूरा का पूरा एक कोर्स नया डिजाइन किया गया है स्पेशल एजुकेशन के लिए। आपका ग्रेड 1 लेक्चरर बनाने के लिए पहली बार भर्ती निकली है
और ये तो एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको दिया गया है। इसकी पूरी संपूर्ण एक एक जो है इसकी जो धारा है, इसके अध्याय है, उसकी संपूर्ण व्याख्या और सारे के सारे आपके कानून, एक्ट, पॉलिसी, ड्राफ्ट, सर्कुलर, जो मेन चीजें होगी, आरटी में क्या कहा गया, एनईपी में क्या कहा गया, सारी की सारी चीजें जो है वो आपको करवाई जाएगी और आपको पीडीएफ भी निःशुल्क 100% हाथ से लिखी हुई, मेरी हाथ से लिखी हुई आपको पीडीएफ, ताकि आपको लिखना भी नहीं पड़े, ये सारी की सारी चीजें आपको हमारे ऐप पे मिलेगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू।